नमस्कार साथियों। ज्योग्राफी की अगली श्रृंखला में आज हम शुरू कर रहे हैं साउथ अमेरिका। अभी तक हम नॉर्थ अमेरिका तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने अफ्रीका कंप्लीट कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट कर लिया है, न्यूजीलैंड और नॉर्थ अमेरिका। अब हम आज से साउथ अमेरिका शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, साउथ अमेरिका जैसे कि आप जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका के ये दक्षिण में स्थित एक महाद्वीप है। और इसके बारे में कुछ छोटी बातें पहले जान लेते हैं। तो अभी ये जो है साउथ अमेरिका पूरा, और यहाँ पर है मैक्सिको। इधर ये मैक्सिको है और इधर यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको और ऊपर है वेस्ट इंडीज़ दिखाई देगा। तो इनको सबको मिलाकर जो है लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैटिन अमेरिका यहाँ पे इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि यहाँ पर लैटिन भाषा से व्युत्पन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या फिर इटालियन। तो इस तरह की भाषा यहाँ पे बोली जाती है, इसीलिए इसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है, इन सारे क्षेत्र को मिलाकर। ये विश्व में अगर हम इसका क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान देखें तो ये चौथे नंबर पर आता है साउथ अमेरिका, ठीक है। और बस यही चीज़ है और ज़्यादा है नहीं इम्पोर्टेंट। अब देखिए नीचे आइए, सबसे नीचे सबसे पहले यहाँ के इसके चारों ओर सागर और महासागर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। साउथ पैसिफिक ओशियन है। नीचे दक्षिणी महासागर है, इधर ये अटलांटिक महासागर है और ये पूरा अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कैरिबियन सागर है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक जलमार्ग है नीचे जिसका नाम है ड्रेक जलमार्ग। ये साउथ अमेरिका के नीचे है। इसके नीचे है अंटार्कटिका यहाँ पर। तो ये ड्रेक जलमार्ग साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है और ड्रेक जलमार्ग को नाविकों का कब्रगाह भी कहा जाता है, ठीक है। तो नाविकों का कब्रगाह भी इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ड्रेक जलमार्ग को, ठीक है। अब आगे आइए, देखिए यहाँ पर आपको एक जलसंधि दिखाई देगी जिसका नाम है मैगेलन जलसंधि, ठीक है। ये है, देखिए मैगेलन स्ट्रेट। तो मैगेलन स्ट्रेट इधर ये है अटलांटिक महासागर और ये फैला हुआ है प्रशांत महासागर, इनको आपस में जोड़ती है। और ये साउथ अमेरिका को, ये जो पोर्शन है साउथ अमेरिका को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। देखिए ये है टेरा डेल फ्यूगो, ठीक है। तो टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है मैगेलन स्ट्रेट, आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे कुछ जलसंधियाँ और ये सागर महासागर हो गए इसके चारों ओर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि कौन कौन सी यहाँ पे जलधाराएँ बहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखाई देगी यहाँ पर ये पेरू या हम्बोल्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है, कोल्ड जलधारा है जिसका नाम है पेरू या फिर हम्बोल्ट, दोनों इसके नाम हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। प्रशांत महासागर में बहती है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये ठंडी जलधारा है। अब ऊपर से एक जलधारा और आती है जिसका नाम है एल नीनो। ये है, यहाँ से इस तरह से बहती है एल नीनो। ये एक गर्म जलधारा है, ठीक है। ये जलधारा जब यहाँ पर पेरू के पास में आती है यहाँ पर, तो यहाँ का टेम्परेचर को बढ़ा देती है, ठीक है। जिससे कि ये माना जाता है कि जो हम्बोल्ट की जलधारा, पेरू की जलधारा नीचे से आ रही थी, उसकी दिशा पलट गई है और ये यहाँ पर जो है तापमान को डिस्टर्ब कर देती है। यहाँ का जो जलवायु है, मौसम है, उसको परिवर्तित कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर तूफ़ानी बारिश होती है, यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसकी वजह से पेरू के लोग जो है यहाँ पर इसको एल नीनो का प्रभाव भी बताते हैं। और एल नीनो का प्रभाव जो है काफ़ी एक लंबे क्षेत्र में पड़ता है। फिर एक जलधारा आपको यहाँ पे दिखाई देगी साउथ अफ्रीका के पूरब में, जिसका नाम है ब्राज़ील की गर्म जलधारा, ठीक है। तो ये जलधारा जो है ब्राज़ील के तट के सहारे चलती है और ये
जलधारा जब यहाँ पर आती है तो ब्राज़ील के तट पर बारिश कराती है और ये कहवा की कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है ये वाली जलधारा। ठीक है, तो ब्राज़ील की जलधारा है, उसको अब लिख लेंगे, जो मैं बोलता जा रहा हूँ ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर एक जलधारा बहती है ऊपर, तो जिसका नाम है ये यहाँ पर केने की जलधारा। केने की जलधारा, ये भी कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ये एक जलधारा हो जाती है। फिर नीचे आपको एक जलधारा और दिखाई देखने को मिलेगी जिसका नाम है फॉकलैंड। तो ये यहाँ पर इस तरह से बहती है फॉकलैंड की जलधारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक आइलैंड है फॉकलैंड, जिसको आप देख पा रहे होंगे, ये यूके के अंडर में है। तो यहाँ पर बहती है फॉकलैंड और ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, नाम लिख देता हूँ मैं इसका, फॉकलैंड जलधारा है। ठीक है, ये ठंडी जलधारा है। तो ये यहाँ की कुछ जलधाराएं हो गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इसके चारों ओर कौन कौन से द्वीप हैं, स्थित हैं। तो वो इम्पोर्टेंट द्वीप हैं जिन पर को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक द्वीप दिखाई देगा जिसका नाम है कोकोज आइलैंड। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये कोकोज आइलैंड है जो कि कोस्टा रिका के अंडर में है। इसके नीचे आपको एक आइलैंड दिखाई देगा जिसका नाम है मालपेलो आइलैंड, जो कि कोलंबिया के अंडर में है। इसके नीचे आपको एक आइलैंड दिखाई देगा जिसका नाम है गैलापैगोस आइलैंड, जो कि इक्वाडोर के अंतर्गत आता है। अच्छा, गैलापैगोस आइलैंड की विशेषता यह है कि एक तो विषुवत रेखा इससे होकर गुजरती है। ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे, विषुवत रेखा यहाँ से होकर गुजरती है और यह बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट आइलैंड, इसको आप याद रखेंगे। तो इक्वालैंड के अंडर में आता है गैलापैगोस आइलैंड। नीचे भी एक आइलैंड हमने देखा था अभी, उससे पहले कुछ आइलैंड और देख लेते हैं यहाँ पर इसी साइड में, क्योंकि ये सारे आइलैंड जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये सारे प्रशांत महासागर में स्थित आइलैंड हैं। ठीक है, एक आपको यहाँ पर आइलैंड दिखाई देगा सैन फेलिक्स, यहाँ पर इसके बराबर में एक आइलैंड है जिसका नाम है सैन एम्ब्रोसियो, और नीचे एक आइलैंड दिखाई देगा आपको जिसका नाम है जुएन फर्नांडिस। ठीक है, ये तीनों ही आइलैंड चिली के अंडर में आते हैं। ठीक है, और सारे ही आइलैंड कहाँ पर स्थित हैं? ये प्रशांत महासागर में स्थित हैं। अब हम इस साइड आते हैं इसके पूरब में, तो यहाँ पर हमें एक आइलैंड दिखाई देगा जो कि हमने अभी देखा भी था पहले, थोड़ी देर पहले। ये है फॉकलैंड, ये फॉकलैंड आइलैंड है, यूके के अंतर्गत आता है। यहाँ पर खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं फॉकलैंड आइलैंड में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है बस। इसके अलावा और ज़्यादा यहाँ पर कोई आइलैंड नहीं है, बस यही सफिशिएंट है आइलैंड। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं एक प्रायद्वीप दिखाते हैं हम आपको कुछ। यहाँ पर देखिए इसके पश्चिम में आपको यहाँ पर एक प्रायद्वीप दिखाई देगा, ये है टेटाओ प्रायद्वीप, यह है टेटाओ प्रायद्वीप। अब इसके आप पूर्व में आ जाइए तो यहाँ पर एक प्रायद्वीप दिखाई देगा आपको जिसका नाम है वेल्डेज पेनिनसुला, वेल्डेज पेनिनसुला। इसके ऊपर कुछ घाटियाँ हैं यहाँ पर जो आपको दिखाई देंगी, जैसे कि रियो डी प्लांटा की खाड़ी है, गल्फ़ ऑफ सैन मैटियास है, गल्फ़ ऑफ सेंट जॉर्ज है। तो ये जो कुछ घाटियाँ हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा, खाड़ियाँ हैं सॉरी, जिनको आप जो है ध्यान रखिएगा कि किस साइड में है, ये पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि किस महासागर में स्थित है। तो आपको पता ही है यहाँ पर एक कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ पर ये स्थित है। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ और पठार यहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साउथ अमेरिका के पश्चिम में ये पूरा फैला हुआ है एंडीज़ पर्वत श्रेणी। ये एंडीज़ पर्वत श्रेणी है जो कि साउथ अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है, उत्तर से दक्षिण की ओर ये फैली हुई है। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रेणी मानी जाती है। ठीक है, क्या नाम है इसका? एंडीज़ पर्वत श्रेणी। अब यहाँ पर एंडीज़ पर्वत श्रेणी पर आपको एक पर्वत चोटी दिखाई देगी जिसका नाम है एकांकगुआ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं तो आपको ठीक से दिखाई देगा। ये यहाँ पर है एकांकगुआ। ये एकांकगुआ एंडीज़ पर्वत श्रेणी पर स्थित है और ये साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और अगर हम देशों की बात करें तो यहाँ पर एक देश स्थित है अर्जेंटीना, उसमें ये स्थित है।
इसके ऊपर आपको दिखाई देगा जिसका नाम है सैरो ओजोस डेल सेलेडो। ये भी अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। ये पर्वत चोटी है, एकांकोगुआ के उत्तर में स्थित है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत चोटी है, सैरो ओजोस डेल सेलेडो। तो इसको आपको जो है ध्यान देना है। आप इसको तभी देख पाएंगे ठीक तरीके से जब आप इसको मैप में देखेंगे। अगर आप मैप में नहीं देखेंगे, अपने एटलस में नहीं देखेंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को अच्छे से। तो यहाँ पर अब इसके ऊपर देख लेते हैं, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा चिम्बोरोजो। ये इक्वाडोर में स्थित एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, चिम्बोरोजो। अच्छा, इसकी एक विशेषता ये है कि ये पृथ्वी के सेंटर से सबसे दूर स्थित पर्वत चोटी है। अगर हम ये इस तरह से पृथ्वी का सेंटर मान लें, तो पृथ्वी के सेंटर से दूर सबसे स्थित अगर कोई चोटी है तो वो चिम्बोरोजो है। ये क्वेश्चन एक बार UP-SSC के एग्ज़ाम में पूछा गया था, वो एग्ज़ाम में देने गया था, इसलिए मुझे ध्यान है अभी तक, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। और इसके अलावा आपको ऊपर दिखाई देगा चिम्बोरोजो के ऊपर कोटोपैक्सी। ये भी इक्वाडोर में स्थित है और ये भी एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। तो चिम्बोरोजो हो गए और कोटोपैक्सी हो गया। अब देखिए आपको दिखाई देगा यहाँ पर गुयेना उच्चभूमि क्षेत्र, ये है गुयेना हाईलैंड्स। ये जो है यहाँ पर गुयेना, वेनेजुएला और सूरीनाम में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से फैला हुआ है 3 देशों में, गुयेना, वेनेजुएला और सूरीनाम में फैला हुआ है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, तो बॉक्साइट के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा नीचे बोलीविया का पठार, ये है, ये देखिए बोलीविया का पठार है। ये एक अंतरा पर्वतीय पठार है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि अंतरा पर्वतीय पठार क्या होते हैं कि 2 या 2 से अधिक पर्वतों के बीच में स्थित जो पठार होते हैं उनको हम अंतरा पर्वतीय पठार बोलते हैं। तो बोलीविया का पठार एक अंतरा पर्वतीय पठार है। इसके बाद हमको दिखाई देगा ब्राज़ील की उच्चभूमि क्षेत्र, ठीक है। तो ये है इसके पूर्व में, ये यहाँ पर, तो ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ठीक है। ब्राज़ील के पूर्वी भाग में स्थित है। और आप जैसे कि जानते होंगे कि ब्राज़ील को विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहवा की कृषि बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ कि ये जो एरिया है ये धात्विक खनिज संपदा के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई देगा मैटो ग्रोसो प्लेट्यू, ये है मैटो ग्रोसो का पठार। ये एक गुंबदाकार पठार है, ठीक है, डोम शेप प्लेट्यू है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये एक गुंबदाकार पठार है, मैटो ग्रोसो प्लेट्यू। इसके अलावा आपको एक पठार और दिखाई देगा, ये यहाँ पर, जिसका नाम है बोरबोरेमा प्लेट्यू। ये बोरबोरेमा का पठार है जो कि ब्राज़ील के पूर्वी भाग में स्थित है। अब देखिए हम कुछ थोड़ी सी झील देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक आपको झील दिखाई देगी, ये है वह झील जिसका नाम है लेक टिटिकाका। ये है लेक टिटिकाका। अच्छा, इसकी विशेषता ये है, यहाँ पर है पेरू और नीचे है बोलीविया। तो ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, पहली चीज़। दूसरी इसके बारे में जो विशेषता है वो ये है कि ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, ठीक है, लेक टिटिकाका। नेक्स्ट एक झील है जिसका नाम है लेक माराकेबो, तो वो आपको दिखाई देगी यहाँ पर ऊपर वेनेजुएला में, तो उसको देख लेते हैं अभी। ये है लेक माराकेबो, ये वेनेजुएला में स्थित एक लैगून झील है। यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक झील हो गई है। अब देखिए यहाँ की हमने झीलें देख ली, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ नदियाँ, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिवर्स हैं जो बहती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अमेज़न रिवर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये अमेज़न नदी बहती है, ये पूरी जो है अमेज़न नदी है, ये बह रही है, एंडीज़ पर्वत से निकलती है और इधर यहाँ पर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। 2 प्रकार से होती है नदियाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी इसलिए है कि ये आयतन के मामले में ज़्यादा पानी या ज़्यादा जल अपने साथ में बहाकर लेके जाती है, इसीलिए ये जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो कि अभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर एक सहायक नदी है इसका नाम है जापुरा।
जापुरा इसकी सहायक नदी है। नीचे से देखिए जुरुआ इसकी सहायक नदी है, पुरुष इसकी सहायक नदी है, मडेरा इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं। और एक विशेषता ये है कि इस नदी के नीचे भी एक भूमिगत नदी बहती है जिसका नाम है हमजा। ये हो सकता है आपको अधिकतर बुक्स में ना मिले, तो इसको याद रखेंगे कि अमेज़न के नीचे बहने वाली एक भूमिगत नदी है जिसका नाम है हमजा। अब नेक्स्ट हम नदी देखेंगे गोयना नदी। तो यहाँ पर जो गोयना हाईलैंड जो भी हमने देखा था, जो बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, यहाँ से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये ओरिनोको नदी, ये देखो आप, ये दिख रही होगी यहाँ पर, ये तो अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और यहाँ पर ये वेनेजुएला में बहती है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरो। तो अभी कैरो कहाँ गई, अभी देखते हैं, एक मिनट ज़रा। तो इसमें जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कैरो कौन सी सहायक नदी है। कैरो देखिए यहाँ से, ये है, ये कैरो इसकी सहायक नदी है, क्योंकि इस पर कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल। ये लिखा हुआ देखिए, एंजल जलप्रपात है। ठीक है, और कैरो पर ही एक जल विद्युत परियोजना है गुरी, देखिए यहाँ गुरी रिजर्वायर लिखा हुआ है। तो गुरी जल विद्युत परियोजना और एंजल जलप्रपात, ये दोनों ही कैरो नदी पर हैं, जो कि सहायक नदी है किसकी, ओरिनोको की। और ओरिनोको निकलती है गोयना हाईलैंड से, जो कि गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए अब हम देखते हैं इसके नीचे, यहाँ पर पूरब में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है जिसका नाम है पराना। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है ये। तो ये पराना नदी है जो कि ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है। तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है और ये इधर नीचे अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अटलांटिक महासागर में नीचे की ओर गिरती है पराना नदी। इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले इस पर देखिए, यहाँ पर कुछ जलप्रपात आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा गुआरा और नीचे दिखाई देगा आपको इगासू। गुआरा और इगासू जलप्रपात हैं। ये भी ध्यान देना कि गुआरा उत्तर में और इगासू दक्षिण में है। तो ये यहाँ पर इसके जलप्रपात हैं। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि आपको एक दिखाई देगी यहाँ पर, ये है पराग्वे, इसके नीचे है पिल्कामाओ, फिर दिखाई देगी बर्मिजो। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगी सेलेडो, ये है सेलेडो। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, पराग्वे, पिल्कामाओ, बर्मिजो, सेलेडो, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, पराना नदी की बात कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जो यहाँ पर इसकी सहायक नदी थी जिसका नाम था बर्मिजो। ये जो इसकी सहायक नदी है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड, ये सहायक नदी है इसकी बर्मिजो। ठीक है, तो बर्मिजो जो है मकर रेखा को 3 बार काटती है, 1 2 3। ठीक है, मकर रेखा को 3 बार काटती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये कुछ यहाँ की इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नदी और है जिसका नाम है कोलोराडो रिवर। ये आपको नीचे दिखाई देगी यहाँ पर, ये है कोलोराडो रिवर, जो कि एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं इसके ज्योग्राफी को, तो आप बताइए कोलोराडो नदी इससे पहले हमने एक महाद्वीप में और पढ़ी थी, वो कहाँ पर है। ठीक है, तो कोलोराडो नदी यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल जो मैप है इसमें देख लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर जो विषुवत रेखा होकर गुजरती है वो 3 देशों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से 3 देश हैं, वो है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, ये एक सेकेंड, यहाँ से ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। ठीक है, तो इक्वाडोर, इसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद रख सकते हैं, ECB, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इसके अलावा यहाँ पर जो मकर रेखा गुजरती है वो यहाँ पर 4 देशों से होकर गुजरती है, जिसे आप याद रख सकते हैं क्रम से। देखिए CA, इधर ये P और B, मतलब चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और
ब्राज़ील। तो यहाँ पर जो रेखाएं होकर गुजरती हैं, दो ही रेखा गुजरती हैं यहाँ से, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है ये भी हमने देख लिया, और किस क्रम से गुजरती है ये भी देख लिया। केवल हमें ये याद नहीं रखना है कि कौन से देश से होकर गुजरती है, उनका क्रम भी याद रखना ज़रूरी है। हो सकता है कि पश्चिम से पूरब पूछ लें या पूरब से पश्चिम पूछ लें, तो आपको ये क्रम भी याद रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर इस एरिया में जो जलवायु जो है विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, और यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हैं उनको सेलवास कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सेलवास कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है साउथ अमेरिका में, यहाँ पर एक लकड़ी पाई जाती है वॉल्सा, जिसको विश्व की सबसे हल्की लकड़ी माना जाता है। और इसकी पत्तियों से यहाँ पर एक वृक्ष और है जिसका नाम है कार्नोवा। इसको भी आप याद रखेंगे। कार्नोवा वृक्ष की पत्तियों से मोम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ और है, वेनेजुएला में यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको लानोस कहा जाता है। लानोस, ये याद रखेंगे। इसी को ब्राज़ील में कैंपोज कहा जाता है। कैंपोज, कटिंगा और सेराडोस, इन नामों से यहाँ पर जाना जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और एक दो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मरुस्थल हैं उनके बारे में देख लेते हैं हम। तो वो हमें यहाँ पर मिलेगा ऊपर फिजिकल मैप में। तो यहाँ पर कुछ मरुस्थल हैं, उनको देख लेते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मरुस्थल दिखाई देगा चिली में, ये है। तो इसका नाम है अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। अब देखिए, केवल हमें इतना नहीं पता होना चाहिए कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के किस दिशा में है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि साउथ अफ्रीका के पश्चिम में है। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि चिली के किस साइड में है, तो चिली के पश्चिम में है। अगर आपने केवल बुक से पढ़ा होगा कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, तो आपको इतना पता होगा चिली में है। लेकिन एग्जाम में ये आ जाए कि अटाकामा मरुस्थल चिली के किस दिशा में स्थित है, तो आप उसे तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि आपने उसको एटलस से नहीं किया होगा। अगर आपने एटलस से उसको देख रखा है तो आराम से कर दोगे। अब यहाँ से हमें पता चल पा रहा है कि चिली के पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है। इसी के अलावा एक मरुस्थल और है जिसके बारे में बात कर लेते हैं हम। ये नीचे दिया हुआ ये है पैटागोनिया का मरुस्थल, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे दिशा दिखाई दे रही है कि अर्जेंटीना के पूर्व में स्थित है, या फिर हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में स्थित है पैटागोनिया का मरुस्थल। यहाँ पर अर्जेंटीना में कुछ शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको पंपास कहा जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बुक्स वगैरह में। तो पंपास कहा जाता है, जो कि शीतोष्ण घास के मैदान हैं। और यहाँ पर एक अल्फ़ा नाम की घास पाई जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है पशुओं के लिए। पशु उसको खाते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पर पशु चारण व मिश्रित कृषि के लिए जाना जाता है। और आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि ये वाला एरिया जो है, अर्जेंटीना वाला एरिया जो है, मीट प्रोडक्शन के लिए और पशुपालन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा घास पाई जाती है, जो कि पशुओं के लिए खाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक एरिया है, यहाँ पे दिखाई देगा आपको ऊपर साउथ अमेरिका में, ये ग्रैंड चाको। ग्रैंड चाको क्या है? ये एक उपोष्ण जलवायु क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है यहाँ पर एक, ठीक है। यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है क्वेब्रेको। क्वेब्रेको वृक्ष पाया जाता है। इस वृक्ष की जो लकड़ी है वह बहुत ही ज़्यादा कठोर लकड़ी होती है, इसीलिए इसको कुल्हाड़ी तोड़ वृक्ष भी कहा जाता है। किसको? क्वेब्रेको को, जो कि पाया जाता है इस एरिया में, ग्रैंड चैको के एरिया में पाया जाता है। अब इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ थोड़ी जो यहाँ पर स्थानीय पवनें बहती हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी पवनें यहाँ पर बहती हैं? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नीचे अर्जेंटीना में एक पवन बहती है जिसका नाम है पंपेरो।
पम्पेरो पवन पवन बहती है जो कि ठंडी पवन है, ठीक है। तो ये कहाँ पर बहती है? अर्जेंटीना में बहती है। इसके अलावा एंडीज से अर्जेंटीना की ओर एक पवन और चलती है, यहाँ से इस तरह से ऐसे चलती है, जिसका नाम है जोंडा। जोंडा नाम है और ये गर्म पवन है, ठीक है। इसके अलावा एक पवन यहाँ पर और बहती है जिसका नाम है फ्राया जैम। यहाँ पर एक पवन बहती है ब्राज़ील के अमेज़न बेसिन में जिसका नाम है फ्राया जैम। ये एक ठंडी पवन है, ठीक है। इसके अलावा एक पवन और बहती है अर्जेंटीना में जिसका नाम है निक। ये अर्जेंटीना में बहने वाली गर्म हवा है, ठीक है। तो ये कुछ हवाएं हैं, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पे स्थानांतरित कृषि हैं। स्थानांतरित कृषि के बारे में हमने बात की थी कि क्या होती हैं, कि जो आदिवासी लोग होते हैं यहाँ पर किसी एक एरिया में कृषि करने के बाद में जब उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है तो दूसरी जगह पर कृषि करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ट्रांसफ़र, स्थानांतरित होती रहती है जगह, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो यहाँ पर ब्राज़ील में जो स्थानांतरित कृषि है उसका नाम है रोका बोलते हैं उसको। और वेनेजुएला में, इस वाले एरिया में, ऊपर वाले एरिया में, वेनेजुएला में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको बोलते हैं कोनुको। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट और रह गई यहाँ पर, चिली में। तो चिली में एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है चुक्की-कमाता का पठार है, ठीक है, जो कि तांबे के लिए जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। तांबा प्रोडक्शन के लिए ये जाना जाता है, चुक्की-कमाता का पठार, जो कि चिली में है। तो ये यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं इसके बारे में और बता देता हूँ। ब्राज़ील में जो कहवा फॉर्म है, यहाँ पर जो ये ब्राज़ील वाला एरिया है, यहाँ पर जो कहवा फॉर्म है उनको फजेंडा कहा जाता है, फजेंडा, ठीक है। कोलंबिया में जो कहवा फॉर्म है उनको कहा जाता है फिंका। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फिंका निम्नलिखित में से क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। कहवा फॉर्म है, कहाँ पर है? कोलंबिया में है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मैंने इसमें आपको संसाधन वाला जो क्षेत्र है, या संसाधन कौन से कहाँ पाए जाते हैं, केवल वो नहीं बताया है। उसको आप घटना चक्र पूर्व अवलोकन में जो चैप्टर दिए हुए हैं संसाधन के, उसको आप वहाँ से कंप्लीट करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, वो तभी याद हो पाएगा, क्योंकि एकदम फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आज हमारा साउथ अमेरिका ख़त्म हो चुका है, हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों ख़त्म हो चुके हैं, और हमारा अब इसमें 2 पोर्शन रह गए हैं अभी, यूरोप और एशिया। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एशिया को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एशिया पहले करें या यूरोप पहले करें, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।